होगा। यही मसला है कि आप लोग बीजेपी से ज्यादा आरजेडी पे हमलावर हो। नहीं तो इसलिए ना कि मौका आप दे रहे हैं ना। अगर आप जिसकी लड़ाई लड़ने आए, जिसका आप नेता बनने आए, उसके वोट से आप तो जाते हैं मलाई खाते हैं आप, लेकिन उसकी जब लड़ाई लड़ने की जमीन पर बात आई तो आप गायब थे। दरभंगा की अगर बात करें, आप दरभंगा की सरजमीन में बैठे हैं, यहाँ 9 सीट बीजेपी जीत गई, 1% जो आरजेडी जीती, और वहां पर आप अगर उम्मीदवार दे रहे हैं, कैसे उम्मीद दिलाइएगा कि भाई हम हैं आपके लिए? आप लोगों को यही समझना पड़ेगा कि पूरे मिथिलांचल में मुश्किल से 3 या 4 सीट पे आरजेडी है, 1 सीट मधुबनी के मैनिफेस्टो में क्या रोजगार, शिक्षा, ये सब रहेगा? मतलब मुद्दा बिल्कुल मुद्दा, सिर्फ धर्मवाद, वक्फ बोर्ड, ये सब रहेगा? नहीं, धर्मवाद क्यों है? हमारे पास सबसे हम लोग इंसाफ की बात करते हैं, तो इंसाफ में क्या, शिक्षा हमको नहीं दिया तो इंसाफ के इसमें आएगा ना। तो भाई हमको शिक्षा क्यों नहीं दे रहे हैं? हॉस्पिटल नहीं है तो इंसाफ का आएगा ना। तो हॉस्पिटल मिथिला में क्यों नहीं दे रहे हैं? लेकिन आप जो मिथिलांचल का जो सबसे बड़ा मुद्दा उस पर आप बात नहीं कर रहे हैं। बेरोजगारी, पलायन, फैक्ट्रियां बंद पड़ी हुई है। हम तो आपको बताएं कि आज ही हम मधुबनी से दरभंगा की ओर आए थे और रयाम मिल को देखकर हमारे आंखों से आंसू आ रहा था कि देखिए कि आपका कोई भी मामला हो, वक्फ बोर्ड का मामला हो, एनआरसी का हो, ट्रिपल तलाक का हो, असौथू का हो, कोई भी मामला हो, फिर आप वहीं आ गए। फिर आप नहीं फिर रोजगार, शिक्षा, असौथू क्या है? स्कूल बनना था ना। असौथू में तो स्कूल बनना था, स्कूल का मामला उठा। मिथिला में उम्मीदवार दे रहे हैं आप? मिथिला में उम्मीदवार भी दे रहे हैं और इंशाल्लाह जिताकर भी भेजेंगे। दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, हर जगह से हम लोग देंगे उम्मीदवार। उम्मीदवार आपको मिल चुके हैं या फिर ढूंढ रहे हैं आप? नहीं, उम्मीदवार की तो लाइन लगी हुई है। आप देखिए ना सीमांचल में किस तरीके से आज ही हमारे पूर्णिया के गुलाम सरवर साहब चेयरमैन जो है वो ज्वाइनिंग किए हैं। तो हर जगह हम लोग एक विधानसभा में 10-10 कैंडिडेट है। कैंडिडेट हम लोग को ढूंढना नहीं पड़ रहा है। कैंडिडेट आपके पास है? बहुत है। क्या तैयारी मिथिलांचल के लिए खास क्या तैयारी है? प्रभारी यहाँ बताइए। मिथिला के हम लोग लगभग 25 में से 15 विधानसभा पे पूरी मजबूती के साथ तैयारी कर रहे हैं। देखते सदर साहब का जो फैसला होगा, जितने सीटों पे उतने सीटों पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे। लेकिन पूरे बिहार में मिनिमम 100 सीट पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे। 100 सीटों पर लड़ेंगे? कम से कम 100 सीट पे चुनाव लड़ेंगे। लग रहा है कि 100 सीटों पर लड़ने के लिए आपकी जो तैयारी होनी चाहिए वो बिल्कुल इंशाल्लाह। इसलिए कि हमारे सदर साहब ने जब 4 विधायक हमारे चोरी किए गए थे तो उस वक्त उन्होंने एक बात कही थी कि 4 के बदले 24 लेकर आएंगे। उस कॉल को इंशाल्लाह हम लोग पूरा करेंगे और सीमांचल के साथ साथ मिथिलांचल, तिरहुत और हर जगह से हम लोग उम्मीदवार जिता कर। अच्छा, इस बार आपको नहीं लग रहा है कि आरजेडी के साथ बात करना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी मजबूत हुई है बिहार में, अगर आप अलग लड़ते हैं, क्योंकि दिल्ली का परिणाम आपने देखा, कांग्रेस अलग हो गई आम आदमी पार्टी से, तो क्या परिणाम रहा? हमारे सदर और प्रदेश अध्यक्ष ने हमेशा ये बोला है कि जो सेकुलर पार्टियां हैं उसके साथ हम जाने को तैयार है। अब ये फैसला तो तेजस्वी यादव करेंगे या हमारे पार्टी के जो आला कमान है वो उनका फैसला होगा। तो बार बार ये कहा जा रहा है कि आप लोग एमआईएम की तरफ से पूरी तैयारी है कि भाई आप आइए गठबंधन कीजिए। बिल्कुल, हम लोग सामने वाले लोग तैयार नहीं हो रहे हैं। हम लोग चुनाव लड़ने को, गठबंधन करने को तैयार है। भाजपा के खिलाफ जो भी सेकुलर पार्टियां एक जगह आएगी उसके साथ हम लोग जाने को तैयार है। अच्छा, एक आरोप जो फिर जो लगेगा आपके ऊपर, उसके लिए क्या तैयारी है इस बार बोलने के लिए? क्या जवाब दीजिएगा? नहीं देखिए, ये जो बी टीम वाला राग है ना वो पुराना। इस बार क्या जवाब दीजिएगा? वो राग आरोप तो लगना है आपके ऊपर। बिल्कुल, जवाब कितना भी लगे। देखिए, मोटी चमड़ी के हम लोग आदमी, भागने वाले नहीं है। आंधियों में चिराग जलाने का हुनर आता है। इंशाल्लाह वो राग अब पुराना हो गया। हक के लिए, हमारे हुकूक के लिए कौन लड़ रहा है? जिस तरीके से वक्फ बिल को अमित शाह के आंख में आंख मिला कर बिल को फाड़ने किसी ने काम किया, तो हमारे नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने। सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहले जाने का मामला हुआ तो हमारे नेता पहुंचे। सदन से लेकर सड़क तक सबसे मजबूती के साथ हम लोग लड़ रहे हैं और इंशाल्लाह पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे। और इस चीज को जनता देख रही है कि हमारे सुख में दुख में कौन खड़ा है, इसलिए हमें उम्मीद है कि जनता हमारे साथ है। मिथिलांचल के लोग टुकटुकी लगाए हुए हैं कि आप लोग जो धरातल पर उतरिए, जमीनी स्तर पर मजबूत होने की जरूरत है आप लोगों को, ऐसा लग रहा है? नहीं, हम लोग उसमें प्रयासरत हैं, कोशिश कर रहे हैं और कुछ सीटों को हम लोगों ने चुना है जहां अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बूथ लेवल की कमेटी तैयार कर रहे हैं और पूरी मजबूती के साथ चुना। अच्छा, एक बड़ी बात है कि अभी हाल ही में एक विधायक भी आपके, पूर्व विधायक जुड़े हैं आपकी पार्टी से, लेकिन मिथिलांचल में क्या दूसरे पार्टी के लोग आ रहे हैं आपकी पार्टी? हमारे पास कई मजबूत उम्मीदवार है जो दूसरे पार्टी के पूर्व विधायक हैं, वो लोग भी हमारे पास नंबर में लगे हुए हैं। लेकिन ये फैसला हमारे प्रदेश अध्यक्ष और सदर साहब का होगा, चूंकि हम लोगों ने एक बार ये धोखा खा चुके हैं। 4 विधायक किस तरीके से हमारे खरीदे गए, चोरी किए गए, तो इसलिए हम लोग, वो कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, तो इसलिए हम लोग सदर साहब का जो फैसला होगा उस हिसाब से चलेंगे। आपको तो बहुत ज्यादा सुनना पड़ा होगा लोकसभा चुनाव में, क्योंकि आप जो है फातमी साहब के अगेंस्ट लड़े थे। अब देखिए, लोगों को ये समझना पड़ेगा कि आज ही जहां से फातमी साहब मधुबनी से आकर चुनाव लड़े थे, आज वक्फ बिल के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड आह्वान किया था, बुलाया था। सारे मधुबनी के लोग लाखों की संख्या में आए, लेकिन वो नहीं पहुंचे। दोनों बाप बेटा ईद के 2 महीना के बाद ईद मिलन खेल रहे हैं। अच्छा, ये क्या ईद मिलन 2 महीना के बाद होता है? यही मसला है कि आप लोग बीजेपी से ज्यादा आरजेडी पे हमलावर हो। नहीं तो इसलिए ना कि मौका आप दे रहे हैं ना। अगर आप जिसकी लड़ाई लड़ने आए, जिसका आप नेता बनने आए, उसके वोट से आप तो जाते हैं मलाई खाते हैं आप, लेकिन उसकी जब लड़ाई लड़ने की जमीन पर बात आई तो आप गायब थे। कहाँ थे दरभंगा में दोनों बाप बेटा? कहाँ थे मधुबनी में? आज प्रोटेस्ट दरभंगा में थे, मधुबनी में नहीं रहे। नहीं, दरभंगा में भी हम नहीं देखा, हो सकता है, लेकिन मधुबनी में कहाँ थे आप? चुनाव लड़े मधुबनी से ना। मधुबनी में कहाँ थे? मधुबनी लोकसभा से आप चुनाव लड़े हैं, लगभग 4-4.5 लाख आप लोगों ने आपको वोट दिया है, लेकिन उसकी जब लड़ाई लड़ने की बात है, कब्रिस्तान की, मस्जिदों की, खानकाहों की जब बारी आई तो आप गायब हैं। आप ईद मिलन बम्बई में और दिल्ली में खेल रहे हैं।
आप मिथिलांचल प्रभारी हैं सर, आपको बहुत सुनने को मिला होगा क्योंकि आप फातमी साहब के अगेंस्ट चुनाव लड़ रहे थे, तो लोग कह रहे थे कि आप हराने के लिए, मुस्लिम को हराने के लिए आप आ गए। आज अल्हम्दुलिल्लाह कई लोग हमको मिले मंच पे ये बात बोले हैं कि हम लोगों से एक बड़ी गलती हुई कि हम लोग उस टाइम में आप लोग के सपोर्ट में नहीं आए, लोगों के बहकावे में आ गए। लेकिन आज देखिए जब लड़ने की बारी आई तो आप खड़े हैं, गलती स्वीकार रहे हैं। जी बिल्कुल, लोगों को है पछतावा होता है, जाहिर सी बात है, जब गलती होती है तो बाद में उनको एहसास होता है। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि विधानसभा में वो गलती नहीं करेगी जनता। और यकीन कैसे दिलाएगा मिथिला वासियों को, यकीन कैसे हिलाइएगा पिलर जो है आरजेडी का और बीजेपी का, उसको कैसे हिलाइएगा मिथिलांचल में खासकर? क्योंकि दरभंगा की अगर बात करें, आप दरभंगा की सरजमी में बैठे हैं, यहाँ 9 सीट बीजेपी जीत गई, 1 पर सिर्फ जो आरजेडी जीती, और वहां पर आप अगर उम्मीदवार दे रहे हैं, कैसे उम्मीद दिलाइएगा कि भाई हम हैं आपके लिए? अब लोगों को यही समझना पड़ेगा कि पूरे मिथिलांचल में मुश्किल से 3 या 4 सीट पे आरजेडी है, 1 सीट मधुबनी में है, 1 दरभंगा में। तो आपने झोली भर भर के जिसको वोट दिया वो कामयाब नहीं हुआ, तो ये आप तय कर लीजिए कि आपके लड़ाई कौन लड़ रहा है। आपकी जब दुख के सुख की घड़ी आती है, चाहे वो दलित हो, मुस्लिम हो, अगरा हो, पिछड़ा हो, कोई भी हो, तो आपके साथ एमआईएम खड़ी रहा है। चाहे असौथू का मामला हो, वक्फ बोर्ड का मामला हो, कोई भी मामला हो, हर मंच पे सिर्फ और सिर्फ एमआईएम खड़ा होता है। इस बार मुद्दा आपका क्या रहेगा? वक्फ बोर्ड वाला मामला रहेगा? नहीं, वक्फ बोर्ड है, शिक्षा है, रोजगार है, हॉस्पिटल का मामला देख लीजिए। एक मामला हो तब ना, 1-2 जख्म हो तब ना, यहाँ तो पूरा जिस्म छन्नी है। लेकिन आप जो मिथिलांचल का जो सबसे बड़ा मुद्दा उस पर तो आप बात नहीं कर रहे हैं। बेरोजगारी, पलायन, फैक्ट्रियां बंद पड़ी हुई है। हम तो आपको बताएं कि आज ही हम मधुबनी से दरभंगा की ओर आए थे और रयाम मिल को देखकर हमारे आंखों से आंसू आ रहा था कि देखिए जिसकी जो नेता यहाँ से लोगों का वोट लेकर चला गया, लोगों के साथ छल किया, खिलावा किया, आज देखिए कितना बड़ा वीरान पड़ा हुआ है, उसकी बात कोई नहीं करेगा। तेजस्वी यादव बोलते थे 18 महीने सरकार में क्या किया आप 18 महीने का हिसाब दीजिए कि आप क्या किए। नौकरी दी 4.5 लाख, डेटा दीजिए ना, आप जारी कीजिए ना कि कहाँ 4.5 लाख दिए हैं। पूरा हिंदुस्तान मान रहा, आप नहीं मान रहे। अरे भाई डेटा दीजिए ना कि कहाँ दिए हैं, आप जारी कीजिए, बोलने से नहीं ना होगा। कितना टीचर बने शिक्षा स्वास्थ्य विभाग में, बिहार के कितने लोग बने वो ना देखिए, आप डेटा दीजिए, जारी कीजिए। अच्छा, मिथिलांचल के लोग कितने, सबसे ज्यादा हमको लगता है कि आप दरभंगा स्टेशन चले आइए, मधुबनी चले आइए, तो रोज ट्रेन भर भर के लोग जो एकदम कट के उसमें गिर रहे हैं और जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। अच्छा, एमआईएम यहाँ रोजगार होता है के मैनिफेस्टो में क्या रोजगार, शिक्षा ये सब रहेगा, मतलब मुद्दा? बिल्कुल मुद्दा, फिर सिर्फ धर्मवाद, वक्फ बोर्ड ये सब रहेगा? नहीं, धर्मवाद क्यों है हमारे पास? सबसे हम लोग इंसाफ की बात करते हैं, तो इंसाफ में क्या, शिक्षा हमको नहीं दिया तो इंसाफ के इसमें आएगा ना कि भाई हमको शिक्षा क्यों नहीं दे रहे हैं। हॉस्पिटल नहीं है तो इंसाफ का आएगा ना कि हॉस्पिटल मिथिला में क्यों नहीं दे रहे हैं। यही उम्मीद लगाते हैं आप लोगों से कि एमआईएम वाले नेता जब भाषण करें तो अपने भाषण में धर्मवाद तो है ही, लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य, इस तरह की बातों का भी इस्तेमाल करें। सारा मामला हम लोगों का इंसाफ जैसे ही होगा तो हर चीज में इंसाफ होगा ना। इंसाफ होगा तो आप कॉलेज खोलिएगा, स्कूल खोलिएगा, हॉस्पिटल दीजिएगा, पलायन रोकिएगा, तो सबके साथ इंसाफ होगा। तो हम लोग सबसे पहले इंसाफ की बात कर रहे हैं। तो मिथिला के लोगों को क्या संदेश देंगे आज, क्योंकि असद साहब का तो दौरा शुरू हो गया? जी, हम लोग मिथिला के लोगों से यही गुजारिश करेंगे कि आप देखिए, नजर उठाकर देखिए कि आपका कोई भी मामला हो, वक्फ बोर्ड का मामला हो, एनआरसी का हो, ट्रिपल तलाक का हो, असौथू का हो, कोई भी मामला हो, फिर आप वहीं आ गए। फिर आप नहीं, फिर रोजगार, शिक्षा, असौथू क्या है, स्कूल बनना था ना, असौथू में तो स्कूल बनना था। स्कूल का मामला हम उठा रहे हैं ना। अगर अल्पसंख्यक स्कूल बनता, हजारों बच्चा वहां से पढ़ते, गरीब के बच्चे जो आज क्या कहते हैं काम करने को मजबूर है वो शिक्षा लेते हैं, तो जाहिर सी बात है जब शिक्षा लेंगे तो पलायन रुकेगा, सब कुछ होगा। तो हम तो शिक्षा की बात कर रहे हैं। अगर असौथू में बनता, एक लफ्ज वहां के बोलने को तैयार नहीं है। कहाँ है फातमी साहब, कहाँ है फैयाज साहब, सब बस सिर्फ झोला डंडा लिया और पहुंच गया।